दोस्तों, एक एसपी साहब बांद्रा इलाके के ग्लोबस मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। मॉल के बाहर एक पागल बैठा हुआ था। वो एसपी साहब को देखते हुए चिल्लाता है, मुझे कुछ खिलाओगे? एसपी साहब हंसते हुए बोलते हैं, गोली खाओगे? वो पागल बोलता है, नहीं, गोली तो मैं खिलाता हूँ। एसपी साहब शॉपिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद दोस्तों शॉपिंग करके वो बाहर निकलते हैं, अपना सामान जीप में रखते हैं और जैसे ही वो जीप स्टार्ट करना चाहते हैं तभी दो मोटरसाइकिल सवार उनके जीप के बगल में आकर रुकता है और पिस्टल निकाल के उनके ऊपर दनादन फायर करना शुरू कर देता है। दोनों मोटरसाइकिल पर दो लोग थे। एसपी साहब उनके रुकते ही पिस्टल निकालते देख लिए थे। वो जंप करके बचने के लिए जीप से नीचे कूद जाते हैं। कूदने के क्रम में ही दोस्तों वो अपना पिस्टल निकालना चाहते थे, लेकिन हाथ में टोकर लग के पिस्टल उनके जीप में ही गिर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए जीप के अंदर घुस जाते हैं। चारों बदमाश ये देख लिए थे कि एसपी साहब का पिस्टल जीप में ही गिर गया है। चारों एक दूसरे को इशारा करते हैं और जीप के चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। जीप के नीचे एसपी साहब बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका पिस्टल उनके हाथ से गिर चुका था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है भगवान से मिलन का। तभी वो चारों गुंडे जीप को धक्का मार के साइड कर देते हैं। अब एसपी साहब खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं। वो चारों गुंडे उनके ऊपर पिस्टल तान देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बोलते हैं, तेरा क्या हो गया एसपी? एक बोलता है, हमने कहा था कि हमसे हाथ मिला लो, नहीं तो भगवान से मिला देंगे। दोस्तों, एसपी साहब ऐसी हालत में भी डरते नहीं हैं और वो जान गए थे कि मौत निश्चित है। वो माफियाओं को देखकर बोलते हैं, माफियाओं का कभी नाम ना होने देंगे, माफियाओं का कभी नाम ना होने देंगे, अपनी वर्दी को कभी बदनाम ना होने देंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम कुत्तों का जिंदगी सुबह से शाम ना होने देंगे। ये डायलॉग सुनकर उनमें से एक बोलता है कि मरने वाला है, लेकिन इसकी अकड़ कम नहीं हुई। इस पर दोस्तों तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और एसपी साहब की तरफ पिस्टल तान के फायर ही करना चाहते थे। एसपी साहब आंखें बंद कर लेते हैं। तभी दोस्तों दनादन 4 फायर होता है, 4 धमाका होता है और उनकी हंसी चीख में बदल जाती है और चारों परकटे पंछी की तरह जमीन पर गिरकर लौटने लगते हैं। उनकी चीखों पुकार सुनकर जब एसपी साहब आंखें खोलते हैं तो देखते हो चारों नीचे गिरे पड़े हैं, खून से लहूलुहान हैं। जब उनकी नज़र उस पागल पे जाती है तो पागल पिस्टल पर फूंक मारता हुआ पिस्टल को अपने मैले कुचले गंदे से झोले में डाल रहा था और जोर जोर से एसपी को देखकर हंसते हुए तालियां मारता हुआ बोलता है, क्यों एसपी, खिला दी ना गोली? मैं ऐसे ही गोली खिलाता हूँ। दोस्तों, वो एसपी साहब अब मन ही मन सोचने लगते हैं, ये पागल नहीं हो सकता, पागल का इतना सटीक निशाना नहीं हो सकता, ये दुनिया को पागल बना रहा है। तभी वो पागल बोलता है, क्यों एसपी विक्रम, कैसे हो? दोस्तों, ये सुनते ही एसपी साहब जंप करके उठते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये पागल उनका नाम भी जानता होगा। बड़ा ही असमंजस की नज़र से उसे देखते हैं। आखिर दोस्तों वो पागल था कौन? क्या था वो पागल का रहस्य? वो एसपी साहब को नाम कैसे जानता था? उस पागल का निशाना इतना सटीक कैसे था? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है। जो भी नए दर्शक हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है दिल्ली के धौला कुआं से। 2 दोस्त थे, सूर्या और विक्रम। दोनों के पिता आर्मी ऑफिसर थे और वहीं दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे। दोस्तों, जब पिता आर्मी ऑफिसर थे तो बेटे के जिस्म में लहू तो देशभक्ति का ही बहेगा ना। तो दोनों बहुत ही देशभक्त थे और दोनों की इच्छा थी कि बड़े होकर IPS अधिकारी बनने का, ताकि देश का सेवा किया जा सके। दोनों दोस्त दिल्ली के DPS स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने NCC ज्वाइन कर रखी थी। दोनों पक्के दोस्त थे और दोनों की एक आदत थी, दोनों दोस्त जब कभी भी मिलते थे तो एक ही गाना गाते थे, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों, ये फेमस डायलॉग था उनका। जब दोनों दोस्त मिलेंगे यही बोलते थे कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों, DPS स्कूल से +2 करने के बाद कॉलेज में चले जाते हैं और कॉलेज में भी दोनों दोस्त NCC अपना जारी रखते हैं और पढ़ाई भी मन लगा करते थे। NCC में वो डिसिप्लिन सीखते थे, फायरिंग सीखते थे, हर चीज़ मन लगा सीखते थे और उनके पिता भी उन्हें गाइड करते थे और उन्हें फायरिंग के गुण सिखाया करते थे, क्योंकि दोनों के पिता आर्मी ऑफिसर थे और अच्छे निशानेबाज थे। दोस्तों, वक्त समय लगा के गुजरता है, दोनों पक्के निशानेबाज बन जाते हैं। NCC में ही उन्हें मेडल मिल जाता है बेस्ट निशानेबाज का। दोस्तों, समय के साथ साथ दोनों की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों दोस्त UPSC की तैयारी करने लगते हैं और दोस्तों एक दिन वो UPSC का एग्जाम देते हैं। जब रिजल्ट आता है तो दोनों का सिलेक्शन UPSC में हो जाता है IPS अधिकारी के रूप में। कहते हैं दोस्तों, उम्र भी थका नहीं सकती,
ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उन दोनों दोस्तों के साथ दोस्तों ऐसा ही था। दोनों की जिद थी आईपीएस अधिकारी बनने का और दोनों का सिलेक्शन आईपीएस अधिकारी के रूप में हो जाता है। दोस्तों अब दोनों दोस्त पुलिस एकेडमी हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए चला जाते हैं। दोस्तों वहाँ भी दोनों दोस्त मन लगा के ट्रेनिंग करते हैं और अब ट्रेनिंग में हर क्षेत्र में नंबर बनाते हैं। फाइटिंग से लेकर फायरिंग तक, पीटी से लेकर गेम तक, हर क्षेत्र में दोनों का जलवा था। समय गुजरता है दोस्तों, दोनों की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों दोस्त का जुदा होने का वक्त आ गया था दोस्तों। अब दोनों दोस्त अलग अलग होने वाले थे, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों को आईपीएस अधिकारी के पोस्ट पे 2 जगह पोस्टिंग किया जाना था। दोस्तों सूर्या की पोस्टिंग मुंबई के बोरीवली इलाका में हो जाता है और विक्रम की पोस्टिंग चेन्नई हो जाती है। दोनों दोस्त के दिल में देशभक्ति हिलोरे मार रही थी। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए दोनों कुछ करना चाहते थे। दोनों दोस्त अपने अपने पोस्ट पर अपने अपने जगह पर ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद एसपी सूर्या अपने अंतर्गत जितने भी थाने आ रहे थे सभी थानेदार को और सिपाही को बुलाते हैं, फॉलो इन करते हैं और सबको एक ही बात समझाते हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से मेरी एक बात समझ लो। अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ मुझे नहीं मालूम। अब से वही होगा जो मैं चाहूँगा। ईमानदारी और वर्दी से कोई समझौता नहीं। आज से और अभी से जहाँ भी कोई अपराधी मिले उसे पकड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही डायलॉग है, नो जेल नो बेल। मैं अपनी पिस्टल से कराता हूँ सीधे माफियाओं को ऊपर वाले से मेल। और ये डायलॉग तुम लोग याद रखना। मैं माफियाओं को पकड़कर सरकारी दामाद बनाने में विश्वास नहीं रखता, उसे जड़ से साफ कर देता हूँ। दोस्तों एसपी सूर्या के अंतर्गत जितने भी थाने आते थे सभी थाने के दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया गया, कड़कती ठंड हो या झुलसती गर्मी, कड़कती ठंड हो या झुलसती गर्मी, बादल हो या बरसात, एसपी सूर्या की पुलिस आपकी सेवा में 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों इस डायलॉग के साथ साथ नीचे एसपी सूर्या का नंबर लिखा हुआ था। दोस्तों मुंबई बोरीवली इलाका में इस डायलॉग की धूम मच गई थी। हर अखबार के फ्रंट पेज पर यह डायलॉग छपा हुआ था। टीवी के लोकल न्यूज़ में भी ये डायलॉग चल रहा था कि एक ईमानदार एसपी साहब आए हैं और ऐसे ऐसे डायलॉग उन्होंने थाने में लिखवाया है। अब दोस्तों लोगों का, आम पब्लिक का विश्वास पुलिस पर धीरे धीरे जमने लगा था। जो लोग पहले पुलिस से बच के निकल जाते थे, उनसे डरते थे, वही लोग अब पुलिस थाने पर विश्वास करने लगे थे और कंप्लेन लेकर थाने में आना शुरू कर दिए। हर कंप्लेन पर एसपी सूर्या कार्रवाई करता था और जहाँ भी उन्हें गुंडे माफिया मिलता था वहीं ठोक दिया करता था, क्योंकि उसका फेमस डायलॉग था, नो बेल नो जेल। सूर्या की पिस्टल कराती सीधा ऊपर वाले से मेल। दोस्तों धीरे धीरे मुंबई में एसपी सूर्या की दहशत हो गई। माफिया घबराने लगे थे। क्रिमिनल बिल्कुल कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचते थे कहीं एसपी सूर्या नहीं आ जाएगा। दोस्तों हालत ऐसी हो गई थी गुंडे माफियाओं के बीच, क्रिमिनल के बीच, कि उन्हें सपने में भी एसपी सूर्या दिखाई पड़ने लगा था। दोस्तों इसे बोलते हैं ईमानदारी की ताकत, वर्दी का रोब, खाकी की ताकत। लेकिन दोस्तों माफियाओं में डर के साथ साथ एक जिद भी आ जाती है। अब बड़े बड़े माफिया आपस में मीटिंग करने लगे थे। जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो भी दोस्त बन चुके थे। कारण था एसपी सूर्या को कैसे भी हटाना है। दोस्तों आप लोगों को पता है बड़े बड़े माफियाओं का नेताओं के साथ उठना बैठना होता है। राजनीतिक गलियारे में भी उनकी पकड़ होती है, नहीं तो वो क्राइम नहीं कर सकते। अगर देश का मंत्री, देश का नेता अगर सुधर जाए और पुलिस वाला सुधर जाए तो एक भी सिंगल क्राइम देश में नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ऐसा कम ही होता है। हैं ईमानदार पुलिस वाले भी हैं और ईमानदार नेता भी हैं, लेकिन बहुत कम, जैसे एसपी सूर्या। अब दोस्तों बड़े बड़े अधिकारी का, बड़े बड़े मंत्री का फ़ोन आने लगता है आईजी साहब के पास कि एसपी सूर्या के ऊपर लगाम लगाओ, ये इनकाउंटर कैसे कर रहा है। बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स भी उतर जाते हैं सड़कों पर कि इनकाउंटर करना कहाँ करने आए हैं। क्रिमिनल क्राइम करता है उसे पकड़ो, जेल डालो, अदालत सजा देगी। लेकिन दोस्तों ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्या के ऊपर। दोस्तों एक बार एसपी सूर्या के ऑफिस के सामने ह्यूमन राइट्स वाले आके एसपी सूर्या हाय हाय करने लगते हैं। जब एसपी सूर्या बाहर निकलते हैं, उनसे मिलते हैं, पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है। वो बताते हैं साहब आप इनकाउंटर नहीं कर सकते, हर किसी की जान की कीमत होती है, और उसने क्राइम किया है तो उसे आप अदालत में ले जाओ, अदालत सजा देगी। एसपी सूर्या गंभीरता से उनकी बात सुनते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं बहुत अच्छी बात कही आपने, उन्हें पकड़ो, अदालत में ले जाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, फिर अदालत में जाने के बाद कुछ दिन बाद वो छूट जाएंगे, फिर वो क्राइम करेंगे। आप लोग गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए तो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब मरते हैं, सेना के जवान मरते हैं, तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं। बॉर्डर पर रोज़ सेना के जवान मरते हैं, रोज़ कहीं न कहीं पुलिस वाले मरते हैं। एक भी ह्यूमन राइट्स के लोग नहीं आए उसके समर्थन में कि पुलिस वाले मर गए या सेना के जवान मर गए। लेकिन माफिया, गुंडे मरने के बाद आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि आप भी माफिया हो, आप भी गुंडा हो, आप भी उनसे मिले हुए हो। और एसपी सूर्या आगे बोलते हैं कि जिस दिन कोई सबूत मिल गया ना आप लोग के खिलाफ, तो आप लोगों को भी शूट कर दूंगा। एसपी सूर्या अपनी पिस्टल निकालते हैं और हवा में 2 फायर करते हैं। दोस्तों जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ह्यूमन राइट्स वाले, वो भाग निकलते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल ह्यूमन राइट्स नहीं थे। वो तो गुंडे के बहकावे में, गुंडे से पैसे लेकर
नेता मंत्री के बहकावे में भीड़ जमा किए थे। जैसे वो फायर करते हैं, सब जानते ही हैं कि एसपी सूर्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इसका दिमाग गर्म है, कहीं ठोक ना दे। इस डर से दोस्तों ह्यूमन राइट्स वाले भी भाग निकलते हैं वहाँ से। अब एसपी सूर्या हंसते हुए अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोस्तों माफियाओं में फिर मीटिंग होती है। जब एक पत्ता फैल हो जाता है, अब वो दूसरा चाल चलने लगते हैं। अब बड़े बड़े मंत्री के द्वारा बड़े बड़े अधिकारी को फ़ोन कराना शुरू करते हैं, आईजी डीआईजी साहब को, कि एसपी सूर्या को यहाँ से पोस्टेड कर दो कहीं दूसरा जगह, या तो उन्हें लगाम लगाओ। अब दोस्तों आईजी साहब एसपी सूर्या को बुला लेते हैं अपने ऑफिस में और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं चलता पुलिस विभाग। सरकार ने तुम्हें वर्दी दी है गुंडे माफियाओं को पकड़ने के लिए, न कि उन्हें मारने के लिए। तुम पकड़ के उसे अदालत में ले जाओ, अदालत सजा देगी। एसपी सूर्या बोलते हैं साहब मैंने कोई निर्दोष को तो मारा नहीं, जितने को मैंने मारा है वो सब के सब क्रिमिनल थे। कोई बलात्कारी थे, कोई किसी का रेपर थे, कोई किडनैपर थे, कोई ड्रग्स बेचने वाले थे जो आम युवाओं को ख़राब कर रहे थे। हमने समाज की गंदगी साफ की है। दोस्तों इसकी ये दलील सुनकर आईजी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूँ। दोस्तों इसके इस बात पर एसपी सूर्या भी गुस्सा हो जाता है और पिस्टल टान देता है, बोला सस्पेंड तो बाद में करोगे, जब तुम जिंदा बचो तब तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा, क्योंकि तुम भी माफियाओं की भाषा बोल रहे हो। दोस्तों अब आईजी साहब भी डर जाते हैं और उसे कुछ नहीं बोलते हैं। और जाते जाते वो बोलता है कि एसपी सूर्या जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे तन पे वर्दी रहेगी, मरने के बाद उसके तन से वर्दी हट सकती है। अब दोस्तों माफियाओं का दूसरा पत्ता भी फेल हो गया था। अब माफिया फिर मीटिंग करते हैं और बोलते हैं एसपी सूर्या से एक बार मीटिंग कराओ, कैसे भी उसे धन का लालच दो, जमीन का लालच दो, और भी जो भी लालच है उसे दो, उसे तोड़ो। हर आदमी कोई न कोई कीमत होती है। अब माफिया उनसे मीटिंग की सेटिंग करने लगते हैं। जब एसपी सूर्या को ये पता चलती है कि माफिया उनसे मीटिंग करना चाहते हैं तो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों मीटिंग का जगह चुना गया था समुद्र किनारा, और माफियाओं की तरफ से 2 प्रतिनिधि उनके बन के आए थे एसपी साहब से मिलने। एसपी सूर्या वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बोले हाँ बोलो क्या बात है। वो लोग बोलते हैं एसपी साहब आपको जो कुछ भी चाहिए, दान दौलत, किस देश में आपको करेंसी चाहिए, किस देश में अकाउंट चाहिए, वहाँ का अकाउंट मिलेगा, वहाँ का पैसा मिलेगा, जहाँ ज़मीन चाहिए वहाँ मिलेगा, जो भी चाहिए बस आप अपनी कीमत बोलो। आप हम लोग का एनकाउंटर मत करो, आप हम लोग के साथ मिल के काम करो, आपकी जो इच्छा है वो दिया जाएगा। एसपी सूर्या बोलते हैं गुड, मुझे ऐसे ही ऑफर की तलाश थी, मेरी इच्छा है तुम दोनों को मार देना। और दोस्तों पिस्टल निकालते हैं और दोनों को शूट कर देते हैं। दोस्तों माफियाओं का ये पत्ता भी फैल हो जाता है। अब वो जीत पे आ जाते हैं, चाहे जैसे भी हो, इस मुंबई राज्य से ही एसपी सूर्या को भगा दो, बस उनका एक ही मकसद हो गया था। मार तो सकते नहीं क्योंकि एसपी साहब बहुत बहादुर थे और उसकी हर चाल को जानते थे। अब माफिया का एक ही मकसद रह गया था कि मुंबई से एसपी सूर्या को कहीं दूसरे स्टेट में पोस्टिंग करवा देना। एक दिन दोस्तों एसपी सूर्या के मुखबिर उन्हें खबर देते हैं कि बीच के किनारे बहुत बड़े बम और गोली के सप्लायर आने वाले हैं जो माफिया को बम और गोली की सप्लाई करते हैं। दोस्तों बड़ी मुस्तैदी से एसपी सूर्या वहाँ घेराबंदी करते हैं और सप्लायर को पकड़ लेते हैं, उनसे सारी गोली सारी बम छीन लेते हैं, उनका फंक्शन सब कुछ समझ लेते हैं। कुछ तो दोस्तों पुलिस महकमा जमा कर देते हैं, बाकी वो बोरीवली के खंडहर में छिपा कर रख देते हैं। इधर दोस्तों जैसे ही माफियाओं को पता चलता है कि उनका सप्लायर पकड़ा गया है, वो सर पीट के रह जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि पानी सर से ऊपर हो गया है, एसपी सूर्या को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही दबाव बना के मंत्री नेता बड़े बड़े अफसर कैसे भी करके एसपी सूर्या का तबादला वहाँ से करा देते हैं बिहार के लिए। उसका पोस्टिंग ऑर्डर लेकर आईजी साहब अपने ऑफिस में इंतजार करते हैं सूर्या का। तभी एक दरोगा एसपी सूर्या को फ़ोन करके बोलता है कि साहब आपकी पोस्टिंग बिहार के लिए निकल गई है और आईजी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर दोस्तों एसपी सूर्या का सर चकराने लगता है। वो एक पार्क में गाड़ी को रोकता है और सोचने लगता है कि अब क्या करना है, क्योंकि अधूरा खेल को छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे। तभी दोस्तों उसके मोबाइल में आईजी साहब को फ़ोन आता है। एसपी सूर्या मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। अब उसके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग को फिक्स हो गई थी। दोस्तों सीधा जीप उठाता है और जाता है बोरीवली के एक जुआ इलाका में। दोस्तों एसपी सूर्या की दहशत इतनी थी, उनका जीप देखते ही सारे जुआड़ी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी दोस्तों उस जुआड़ी के बीच से एक गुंडा फायर करता है एसपी साहब के ऊपर और एसपी साहब तो बच जाते हैं, लेकिन जवाबी फायर में उस गुंडे का हाथ लहूलुहान हो जाता है और पिस्टल गिर जाता है। एसपी सूर्या उस आदमी को पकड़ते हैं, उसे अपनी जीप में बैठाते हैं और लेकर वहाँ से चल देते हैं। अब दोस्तों बोरीवली के उस खंडहर में जाते हैं जहाँ उन्होंने माफिया से गोली बारूद छीन के बम छीन के छिपाया था। वहाँ से एक बढ़िया सा टाइम बम निकालते हैं और लेकर आ जाते हैं। अपनी वर्दी खोलकर उस गुंडे को पहना देते हैं, अपना कैप बेल्ट यहाँ तक कि पिस्टल भी सब कुछ उस गुंडे को पहना देते हैं और उसे जीप में बांध देते हैं और जीप में टाइम बम लगा के उस जीप को एक खंडहर के पास उड़ा देते हैं। दोस्तों इधर आईजी साहब बार बार एसपी सूर्या को फ़ोन लगा रहे थे कि जल्दी जल्दी उसे पोस्टिंग भेज दें ताकि माफियाओं का अब मंत्री का चहेता बन जाए। जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है तो परेशान हो जाते हैं। तभी दोस्तों उस इलाके में हर लोकल चैनल पर एक ही न्यूज़ दिखाने लगता है
कि एक पुलिस वाले का जीप बम धमाका में उड़ा दिया गया। दोस्तों आनन फानन में पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ देखती है जीप के परछक्के उड़ गए हैं और जीप के साथ साथ एक बॉडी का भी परखच्चा उड़ा पड़ा है। बॉडी के कई टुकड़े इधर उधर मिलते हैं दोस्तों। बिल्कुल वो लाश पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जब सारे लाश को इकट्ठा किया जाता है, टुकड़े को इकट्ठा किया जाता है, वर्दी के टुकड़े को इकट्ठा किया जाता है, तो उसके अंदर से आई कार्ड निकलता है एसपी सूर्या का। अब दोस्तों सारे न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, एसपी सूर्या का देहांत हो गया बम विस्फोट में, उसे मार दिया गया बम विस्फोट में, माफियाओं ने एसपी सूर्या को उड़ा दिया। ऐसे तमाम तरह की खबरें लोकल चैनल पर चल रही थी। इधर दोस्तों माफियाओं के बीच जाम से जाम टकराया जाने लगा था। एक खुशी की जाम थे। माफिया खूब जश्न मना रहे थे, खूब पार्टियां कर रहे थे कि अब एसपी सूर्या नहीं रहा, अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बाकी पुलिस वाले को तो कभी भी खरीद सकते हैं। दोस्तों पुलिस महकमे का भी यही हाल था। कुछ लोग तो खुश थे और कुछ लोग दिल से दुखी थे। जो ईमानदार टाइप के पुलिस वाले थे वो दिल से दुखी थे कि सूर्या साहब नहीं रहे, अब क्या होगा। और जो बेईमान भ्रष्ट थे, जो माफियाओं के पैसे पे पलते थे, नेताओं की चमचागिरी करते थे, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ बला टल गया, अब उनकी तो चांदी कट जाएगी, अब उन्हें खूब पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों एसपी सूर्या उसी बोरीवली खंडहर को अपना ठिकाना बना लेते हैं और उसी खंडहर में छुप के रहने लगते हैं और छुप छुप के ही बाहर निकलते थे और माफियाओं पर नजर रखना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन में दोस्तों उनकी दाढ़ी बाल बहुत बढ़ जाते हैं। एसपी सूर्या अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून भी नहीं कटवाते हैं और दोस्तों खाना पीना भी उनको ढंग से नहीं मिल पा रहा था और कई दिन से वो नहा भी नहीं रहे थे क्योंकि वो जानबूझ कर ऐसा कर रहे थे। उसके बाद फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, एक मैले कुचीला झोला ले लेते हैं, लेकिन झोला बड़ा मजबूत था। उसके बाद दोस्तों वो हर चौराहा पर बैठे हुए नजर आते थे पागलों की भेष में। अब पागलों वाली हरकत करते, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी खेलना, कभी नाचना, कभी गाना। लोग अब उसे पागल समझने लगे थे। लेकिन दोस्तों उनके झोले में हमेशा पिस्टल और राउंड हमेशा मौजूद रहते थे। अब दोस्तों जब भी उन्हें मौका मिलता, रात हो या दिन, वो माफियाओं का सफाई कर देते। पागल के ऊपर कोई शक भी नहीं करता था। दोस्तों वो करीब 1-1.5 साल से वो मुंबई में थे, उस सारे गैंग को जानने लगे थे। तो उनको मारने का ढंग भी ऐसा ही था कि आज कभी इस गैंग को मार दिए तो कल उस गैंग को मार दिए। अब दोस्तों वहाँ एक गैंगवार छिड़ जाता है। एक गैंग वाले समझते हैं कि इस गैंग ने हमें मारा है, दूसरा गैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब बोरीवली इलाका में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो जितने भी माफिया एक हुए थे, अब सब फिर अलग अलग हो जाते हैं। सब एक दूसरे में दुश्मनी होने लगती है क्योंकि हमारा वर्चस्व कायम रहे। एक दूसरे से बड़ा बनने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते थे। इसका फायदा एसपी सूर्या उठा रहे थे। अब दोस्तों मुंबई के बोरीवली इलाका में आम पब्लिक का निकालना मुश्किल हो गया था। अब वहाँ गैंगवार होने लगे थे, बिल्कुल इलाका अशांत पड़ गया था। जो मंत्री और बड़े बड़े अफसर खुश हो रहे थे एसपी सूर्या के ना रहने पर, अब वो भी दहशत में आ गए थे कि अब क्या होगा, इलाका बिल्कुल अशांत हो गया है। दोस्तों गृह मंत्रालय से ऊपर से दबाव आने लगा था कि आखिर तुम लोग पुलिस वाले कर क्या रहे हो, सो रहे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया को कंट्रोल करो। जो ईमानदार पुलिस वाले थे वो आपस में बात करते थे कि एसपी सूर्या थे तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी निकलने की बाहर। देखो आज एसपी सूर्या नहीं रहने पर इनकी हिम्मत देखो, दिन में भी गैंगवार करते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि एसपी सूर्या की सब प्लानिंग है और ये सब उनकी चाल से ही हो रहा है। दोस्तों जब ऊपर से फ़ोन आता है तो बड़े बड़े अफसर मीटिंग करने लगते हैं और अच्छे अच्छे जाबाज ऑफिसर को वहाँ बुलाया जाने लगता है। दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों एसपी सूर्या का दोस्त एसपी विक्रम को मुंबई बोरीवली बुला लिया जाता है। एसपी विक्रम जैसे ही कार्यभार संभालता है एसपी सूर्या की जगह पे, वो सारे केस का स्टडी करता है और पुलिस वाले से भी उनके बारे में पूछताछ करता है। दोस्तों जब एसपी विक्रम को एसपी सूर्या की बहादुरी किस्से सुनने को मिलता था तो गर्व से फूल जाते थे क्योंकि वो उनका दोस्त था। लेकिन एक दुख भी उन्हें था कि उनकी मौत बड़ा ही निर्दयी ढंग से हुआ था। उन्हें बम विस्फोट में जीप के साथ ही उड़ा दिया गया था। अब दोस्तों एसपी विक्रम एसपी सूर्या के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। एसपी सूर्या के फोटो पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि दोस्त मैं तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे हत्यारों से मैं जरूर बदला लूंगा। एक कसम है एक दोस्त की। दोस्तों मुंबई बोरीवली में एक बार फिर से एनकाउंटर का दौर शुरू हो जाता है। अब माफिया फिर से मीटिंग करने लगते हैं कि एसपी सूर्या को तो उड़ा दिया, अब बारी है एसपी विक्रम की। इसके पैर जमने से पहले इसे खत्म कर दो, नहीं तो ये भी एसपी सूर्या की तरह पैर जमा लेगा। दोस्तों एसपी विक्रम के आगे अभी कुछ ही दिन हुए थे, वो बोरीवली के ग्लोबस मॉल में गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी जैसे अंदर जा रहे थे एक पागल उन्हें बोलता है कि साहब कुछ खिलाओगे क्या। एसपी विक्रम हंसते हुए उसे बोलते हैं हाँ मैं गोलियां खिलाऊंगा, खाओगे। तभी वो पागल बोलता है नहीं नहीं गोलियां तो मैं खिलाता हूँ। दोस्तों ऐसे उनको एसपी साहब हंसते हुए मॉल के अंदर जाते हैं और जैसे ही एसपी विक्रम मॉल से सामान लेकर बाहर निकलते हैं, सामान जीप पर रखते हैं और जीप स्टार्ट ही करना चाहते थे दोस्तों, तब तो दो मोटरसाइकिल वाला, एक मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे हुए थे, आके उनके ऊपर फायर करना शुरू करता है धनाधन धनाधन। एसपी विक्रम उनका इरादा को पहले ही भांप चुके थे, उनसे बचने के लिए वो जीप से छलांग लगा देते हैं। दोस्तों छलांग लगाने के क्रम में वो अपना पिस्टल भी निकालना चाहते थे, लेकिन वो पिस्टल निकाल तो लेते हैं
लेकिन एक टोकर लग के पिस्टल जीप में ही गिर जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जीप के अंदर घुस जाते हैं। और चारों गुंडे उन्होंने देख लिया था कि एसपी साहब का पिस्टल जीप में ही गिर गया है। चारों एक दूसरे को इशारा करते हैं और जीप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और धक्के मारकर जीप को वहाँ से आगे कर देते हैं। अब एसपी विक्रम बिल्कुल खुले आसमान के नीचे थे। चारों एसपी विक्रम के ऊपर पिस्टल लहरा के बोलते हैं, एसपी सूर्या को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों तभी वो पागल आ जाता है और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ बोलता है, मारो गोली मारो गोली मारो गोली। तभी दोस्तों उनका ध्यान भंग होता है। वो गुंडे पागल की तरफ देखते हैं, अब बोलते हैं, पागल भाग यहाँ से, तुम मार दूंगा। पागल फिर हंसते हुए बोलता है, मारो गोली मारो गोली। दोस्तों वो पागल पर ध्यान नहीं देते हैं और एसपी विक्रम को बोलते हैं, एसपी सूर्या को तो हमने ऊपर भेज दिया, तुम्हारी कोई आखिरी हसरत हो, आखिरी इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। तभी एसपी विक्रम बोलते हैं, मर मिटेंगे हम अपनी वतन के लिए, अरे मर मिटेंगे अपनी वतन के लिए, जहाँ भी कुर्बान है इस चमन के लिए। हमसे हमारी ये हसरत ना पूछो, बांध रखा है तिरंगा सर पे कफन के लिए। तभी दोस्तों चारों गुंडे हंसने लगते हैं, बोलते इसके तेवर तो बिल्कुल एसपी सूर्या वाली है। दोस्तों जैसे ही गुंडे उनके ऊपर फायर करना चाहते थे, ट्रिगर दबाना ही चाहते थे, कि एसपी विक्रम आंखें बंद कर लेते हैं और समझ गए थे अब भगवान से मिलन का वक्त आ गया है। तभी दोस्तों 4 धमाका जोरदार होता है और चीख मारकर 4 गुंडे जमीन पर लौटने लगते हैं। एसपी विक्रम आंखें खोलता है, देखता है कि गुंडे जमीन पर लौट रहे हैं और अपने ही खून से नहाए हुए हैं। तभी वो पागल हंसते हुए बोलता है, देखा खिला दी ने गोली। दोस्तों एसपी विक्रम को बड़ा ही अटपटा सा लगता है। वो मन ही मन सोचते हैं, ये पागल नहीं हो सकता, ये दुनिया को पागल बना रहा है। तभी वो पागल बोलता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है, शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। क्यों एसपी विक्रम? दोस्तों अपना नाम सुनते ही एसपी विक्रम जंप करके ज़मीन से खड़ा हो जाते हैं और बहुत ही असमंजस वाली स्थिति में उस पागल को देखने लगते हैं कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। दोस्तों वो अभी समझ ही रहे थे, सोच ही रहे थे। तभी वो पागल बोलता है, दोस्तों कहानी बहुत लंबी हो गई, इसलिए इस कहानी को 2 भाग में बनाया है। वह पागल आखिर कौन था? वह एसपी साहब का नाम कैसे जानता था? क्या एसपी विक्रम उस पागल को पहचान पाते हैं? क्या दोनों दोस्त फिर से मिल पाते हैं? और जब दोनों दोस्त मिल जाते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो दोनों मिलकर माफिया की सफाई कैसे करते हैं? दोस्तों इन सब सवालों को जवाब जानने के लिए कल सुबह 7 बजे इसका दूसरा भाग जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी का दूसरा भाग लेकर कल सुबह 7 बजे। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।